हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी ही चल रही होगी। आज हम रैपिड फायर के माध्यम से हम 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो मैनेजमेंट के हैं और वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं। उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो लगभग में 1 या 2 नंबर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें से। चलिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी एनटीए यूजीसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ताकि उनके पास भी ऐसे क्वेश्चन पहुंच सकें, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हम इस रैपिड फायर का सीरियल नंबर 3 है ये, और बाकी के जो 2 रैपिड फायर हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ हम पेपर 1 का भी रैपिड फायर लाने वाले हैं। जल्दी ही आपको पेपर 1 में जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो उसका भी मैंने सोचा है कि उसके ऊपर भी एक रैपिड फायर कर दूंगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। वैसे तो हर जगह आप किसी का भी वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं, वही सारे लोग दिखाते हैं। हमने भी कई वीडियो को चेक किया है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, हम कुछ अलग लेके आएंगे और आपको जो सही लगेगा। और उसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं एनईपी से, और वैसे भी एनईपी से आता ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई हुई है अभी जो 2020 में, उसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में वहाँ उसमें से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम इन जो 2 हमारे यूनिट्स हैं इनको हम ज़रूर अच्छे से क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन क्लास भी लेने वाला हूँ अभी जल्दी ही। थोड़ा सा मतलब डिले हो सकता है। तो मैं जो अभी जून में एग्ज़ाम होगा उसकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होगी वो अच्छे से चलेगी, और वो भी ज़ीरो लेवल से चलेगी। और लास्ट तक हम लोग जैसे ही एग्ज़ाम आएगा जून का, हम सारा क्लियर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम सेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वीडियो पे वीडियो डालते रहें। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और बिना देरी किए हुए हम इस सेशन को भी शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसी बात को लेके हम पहला प्रश्न ढूंढ रहे हैं, और हमारा पहला प्रश्न बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, चलिए। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इस वर्ड पे ध्यान देना है, डज नॉट इंक्लूड अंडर द 10 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा एक है जो नहीं है, किसमें, अंडर 10 फंक्शंस, जो 10 फंक्शन हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, उनमें से उनमें से एक ऐसा इसमें दिया गया है जो उन 10 में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, चलिए देखते हैं। प्लानिंग, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है। रिक्रूटमेंट भी होता है, वही बंदों को हायर किया जाता है कंपनी में। प्रॉफिटेबिलिटी, ओहो पकड़े गए। प्रॉफिटेबिलिटी ये तो बेटा किस में का है, फाइनेंस का है, ये फाइनेंस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही वाला बनेगा वो क्या बनेगा, सी। हमारा जो सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, विच इज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस के कौन कौन से फंक्शन हैं या कौन सा फंक्शन है। इज भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, और फंक्शन भी लिखा है, एस भी दे रखा है। मतलब फंक्शंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, मिनिमाइज डिससेटिस्फैक्शन। बिल्कुल, जो लोग हमारे प्रोडक्ट से
सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हम इस वाले डिससेटिस्फैक्शन को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, जितना कम से कम हो सकेगा। मोरल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, हाँ नैतिक प्रोग्राम भी बनाते हैं। पर्सनल कांटेक्ट, हाँ बिल्कुल आमने सामने बात भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव ये हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑल ऑफ द एबव ये राइट आंसर हो गया। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी ही देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड, कह रहा है कौन सा वो ट्रेंड है रिक्वायर्ड HRM प्रैक्टिसेस, जो कहाँ पर रिक्वायर होता है HRM प्रैक्टिसेस में, टू फोकस ऑन सस्टेनिंग वर्कफोर्स, किस पर फोकस करता है, फोकस ऑन सस्टेनिंग वर्कफोर्स विच इज फास्टर रिस्पॉन्सिव, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहता है। इसमें से कौन सा ट्रेंड है, चलिए इसमें से कौन सा ट्रेंड है ये हम देखते हैं। और इसमें दिया गया है डीरेगुलेशन, नहीं भैया डीरेगुलेशन नहीं है। इंक्रीज्ड कंपटीशन, हाँ ये है इंक्रीज्ड कंपटीशन है। लोन एंड बैड डेब्ट ये भी नहीं है कि ये तो फाइनेंस का है। हाई टेक्नोलॉजी ये ICT का है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज्ड कंपटीशन, कंपटीशन हो जाता है इंक्रीज, वहाँ पर बढ़ जाता है कंपटीशन, ठीक है। चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कह रहा है कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है। HRM इज ए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फंक्शन, HRM जो है वो एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फंक्शन है, हाँ बिल्कुल है। HRM ट्रीट्स एम्प्लॉयज़ एज ए रिसोर्स, हाँ बिल्कुल HRM जो होता है वो ट्रीट करता है एम्प्लॉय को किस तरीके से ट्रीट करता है, एज ए रिसोर्स। यहाँ पर कह रहा है एज ए रिसोर्स के हिसाब से, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है। अब HRM फंक्शन इज ट्रीटेड एज ओनली एन ऑक्सिलरी फंक्शन, नहीं ऑक्सिलरी फंक्शन में नहीं काम करता है। तो HRM इज द मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट पूल, बिल्कुल ये भी काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है आर फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, तो ये वाला फॉल्स है, कौन सा, सी, ऑप्शन नंबर सी फॉल्स है। तो हमारा ट्रू, इस क्वेश्चन के हिसाब से ट्रू आंसर जो बनेगा वो हमारा बनेगा सी, ठीक है, क्योंकि यही गलत है, बाकी सब तो HRM के जैसा काम करते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज द पॉलिसी ऑफ HRM, इनमें से कौन सी पॉलिसी HRM की हैं। चलो इसमें से पहचानते हैं। कंपनसेशन पॉलिसी, हाँ बिल्कुल HRM में आता है, ये कंपनसेशन दिया जाता है जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं। मेंटेनेंस पॉलिसी, हाँ ये भी है, मेंटेनेंस पॉलिसी भी है। फिर इंटीग्रेशन पॉलिसी, हाँ सबको जोड़ के भी रखता है, ये सारे इसमें आते हैं। तो अब आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैकेनिज्म है, जो ह्यूमन रिसोर्स की मैकेनिज्म है वो क्या क्या जुड़ किस किस से जुड़कर बना है, या मतलब कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ता है। जॉब रीडिज़ाइन, बिल्कुल सही बात है, जॉब रीडिज़ाइन करता है। फिर जॉब रीडिज़ाइन, फिर रिवार्ड्स, पुरस्कार भी दिलवाता है। HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब
अब हमारे पास आंसर क्या रहेगा इसका सही का? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स में नहीं इंक्लूड की जाती हैं, मतलब कौन सी हैं? जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन क्या ये वाली है? नहीं भैया, ये वाली तो इसमें इंक्लूड होती है, जॉब एनालिसिस तो होती है। चलो, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये भी होता है, मोटिवेट भी करते हैं हम अपने वर्कर्स को और उनके साथ बातचीत भी करते हैं। सेफ्टी एंड हेल्थ, भाई सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और स्वास्थ्य, लोगों का वर्कर स्वस्थ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये सी ऑप्शन भी सही है। मतलब ये तो सारे ए बी सी ये सब आते हैं किसमें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ये नहीं आता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन ये हमारे इसमें नहीं आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनेगा? सही जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, सॉरी डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड। कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन चुनो और जहाँ पर क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूज किया जाता है। इसमें से किसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है? तो किसके ऊपर किया जाता है? चलिए देखते हैं भैया किसके ऊपर किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट, डिजाइनिंग जॉब इंक्लूडिंग न्यू हायर्स। तो इसमें किसके ऊपर किया जाता है या कर सकते हैं? तो इसमें हम रिटायरमेंट पे तो होगा नहीं, ठीक है, रिटायरमेंट पे तो नहीं होगा। डिजाइनिंग जॉब यहाँ पर भी नहीं, इंक्लूडिंग न्यू हायर्स यहाँ पर भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ये राइट आंसर बनेगा ए, 8 का ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, व्हाट टेक्निक्स आर यूज्ड वाइल एनालाइजिंग द इंटरनल सप्लाई। जब इंटरनल सप्लाई हम एनालाइज करते हैं, अपने इंटरनल सप्लाई को जब हम एनालाइज करते हैं तो कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? मतलब कौन सी टेक्निक, कौन सी जो तकनीक है उसको हम यूज करते हैं, कौन सी करते हैं? इनफ्लॉस एंड आउटफ्लॉस, मतलब बाहर और अंदर, मतलब कितना सामान आया है कितना गया है, इस पर तो हम करते ही हैं। टर्नओवर रेट, इस पर भी काम करते हैं, इस पर भी करते हैं, इस पर भी करते हैं। फिर कंडीशंस ऑफ वर्क एंड अब क्या लिखा है? अब्सेंटिज्म, मतलब वर्क की जो कंडीशन है वो, और अब्सेंटी मतलब कौन नहीं आया है कौन आया है और कंडीशन क्या है अभी। तो इस पर भी हम काम करते हैं जब हम ये वाली भी टेक्निक यूज करते हैं जब हम अपने इंटरनल सप्लाई को एनालाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये तीनों ए बी सी ये तीनों टेक्निक हम यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो क्या है? ऑल ऑफ एबव, ये सारे इसमें आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज बैरियर वाइल डूइंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब करते हैं तो कौन बैरियर का काम करता है, कौन बैरियर बनता है, रुकावट कौन बनता है? तो रुकावट कौन बनता है? एचआर इंफॉर्मेशन ऑफन इज इनकम्पेटिबल विद द इंफॉर्मेशन, कह रहा है। और ए ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, एचआर इंफॉर्मेशन ऑफन इज इनकम्पेटेबल विद द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। कह रहा है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में जब इनकम्पेटेबिलिटी आ जाती है एचआर इंफॉर्मेशन प्राया में क्या आ जाता है? इनकम्पेटेबिलिटी आ जाती है। तो यही हमारा सही ऑप्शन भी है, यही हमारा सही ऑप्शन है। इसी के कारण इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्स बी वाला पढ़ते हैं, इम्प्लीमेंटिंग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम।
नहीं भैया, ये तो बैरियर का काम नहीं करता है, तो ये इस ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं हो सकता। मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, नहीं, ये भी इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर कह रहा है बैरियर रुकावट कौन बनता है। सप्लाई फोरकास्ट, ये भी रुकावट नहीं बनता है। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए गए थे बी, सी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट थे, मतलब ये बैरियर का काम नहीं करते हैं। बैरियर का काम कौन करता है? जब एचआर की इंफॉर्मेशन इनकम्पेटिबल रहती है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झटक से अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी चमचमाती स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन कह रहा है विच इज द स्कोप ऑफ एचआरएम एज पर डेल एंड रॉबर्ट। ये दो हमारे जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन जो एचआरएम का काम करते हैं, ये उन्होंने उन्हीं के हिसाब से कह रहा है विच इज द स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम के हिसाब से एचआरएम का स्कोप कितना है, स्कोप क्या है, डेल योडर एंड रॉबर्ट के हिसाब से। तो डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही, ये भी यही इन्होंने बताया था। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये भी बताया था, ट्रेनिंग ये भी बताया था। तो ये तीनों तो आते ही हैं, फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचा, ऑल ऑफ द अबव। अब तीनों आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला सही रहेगा। कौन सा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्टेट द इम्पोर्टेंस, फिर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कह रहा है कौन सा फैक्टर है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत। तो इसमें कह रहा है क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सोनल, क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सोनल, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहना ही चाहिए भाई, बंदे जब टैलेंटेड नहीं होंगे तो फिर काम कैसे करेंगे वो। इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज, हाँ इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव, हाँ हमेशा बदलने के लिए और इधर उधर करने के लिए तैयार रहिए। मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब अगर लाइन चेंज करनी है या मटेरियल चेंज करना है तो उसके लिए भी हमें तत्पर रहना पड़ेगा। एंड मूव, और कहीं दूसरी जगह कंपनी वगैरह शिफ्ट हो रही है तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इसमें ऑल ऑफ द एबव हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑल ऑफ द एबव बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द फैक्टर दैट हिंडर्स विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन सा फैक्टर है वो हिंडर्स, मतलब एक तरीके से छिपा रहता है एक तरीके से। तो ये इसमें कौन सा रहता है, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टराइजेस फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, नहीं भैया ये तो सही है एक तरीके से। फिर टाइम होरिजोन्स, ये भी राइट है। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, ये भी राइट है। तो इसके हिसाब से अब लास्ट वाला जो हमारा है वो क्या कह रहा है, यूनाइट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स। जब यही तो हमारा मेन मोटिव रहता है, यूनाइट मतलब जोड़ना है, पर्सपेक्टिव ऑफ लाइन जितनी भी लाइनें हैं अलग अलग, एंड स्टाफ मैनेजर, और स्टाफ के जो भी मैनेजर हैं उनको भी यूनिटी में रहना, यूनाइट करके कलेक्ट करके एक तरीके से जुड़े रहने चाहिए एक दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक जगह दे रखी है, फिर लिखा है ट्रेंड लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। इसमें से कौन सा ट्रेंड है जो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम दैट कीप्स
सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, जो डाटाबेस के ऊपर सेंट्रलाइज केंद्रित है, जो डाटाबेस के ऊपर केंद्रित है, इनमें से कौन सा हाई परफॉर्मेंस को लीड करता है। तो ये पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा। सर्विस ओरिएंटेड जॉब ट्रेंड लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस, नहीं, गलत। हाई टेक जॉब्स ट्रेंड लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम, गलत। नॉलेज ओरिएंटेड जॉब, बिल्कुल सही। नॉलेज ओरिएंटेड जॉब, नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। नॉलेज ओरिएंटेड जॉब्स ट्रेंड लीड्स टू हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम दैट कीप्स सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा सी। जो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस पॉलिसी, कह रहा है कौन सी ह्यूमन रिलेशंस की पॉलिसीज हैं इसमें से। तो 15वां क्वेश्चन है और हम अपने रैपिड फायर में आधे तक आ गए हैं। तो विच वन ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस पॉलिसी, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है बिल्कुल। और म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, कम्युनिटेटरस, कमोन इंटरेस्ट्स, कॉमन इंटरेस्ट है, अरे सॉरी ये गलत लिख गया है, कॉमन इंटरेस्ट्स, ये कॉमन इंटरेस्ट भी होना चाहिए सबके अंदर। फिर ओपन कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये तीनों तो इसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो फिर बचा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा राइट आंसर है। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला है विच वन इज आर द फंक्शंस ऑफ एचआरएम, कौन सा एचआरएम का फंक्शन है। बिल्डिंग वर्किंग कल्चर, वर्किंग कल्चर को बनाना है, हाँ बिल्कुल सही है, वर्किंग कल्चर को बनाना है। भाई वर्किंग कल्चर को तो बनाएंगे ही, तभी तो आगे काम चलेगा। राइजिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही बात है, जो वर्कर हैं उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, मतलब किसी से लड़ झगड़ कर बात ना करें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्राइसिस होने लगेंगे। मिनिमाइजिंग डिससेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है, कम से कम जितना भी असंतुष्ट लोग हैं जितने भी, उसको असंतुष्टि को दूर करना है, भगाना है, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन क्या बचता है, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव, ये करेक्ट ऑप्शन है। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये रहा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है विच इज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस के प्रिंसिपल कौन से हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्क रिकॉग्निशन, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ वर्क रिकॉग्निशन, हाँ प्रिंसिपल ऑफ वर्क रिकॉग्निशन है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये तो। फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, बिल्कुल डी वाला, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, डी। तो बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फिर उसके बाद में डैश डैश, फिर ए फिर डैश डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, इनमें से एक विकल्प यहाँ पर भरा जाएगा। कह रहा है कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, एक इकट्ठा ड्यूटी, जो छोटी छोटी टास्क हैं उनको इकट्ठा किया गया, टास्क काम को, एक्टिविटीज कुछ एक्शन है, विच आर डिजाइंड टू एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के लिए डिजाइन की जाती, असाइन की जाती है, एक व्यक्ति को उसके लिए असाइन किया जाता है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम असाइनमेंट, लेकिन जो असाइनमेंट से अलग है, तो इसको क्या कहेंगे। तो इसको तो हमारे हिसाब से यहाँ पर देखो, रोल, ए रोल इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, रोल तो कलेक्शन नहीं है भैया, तो ये तो हमारे हिसाब से ये गलत है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी नहीं है।
क्या सर्विस इज ए कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज? नहीं। तो अब कौन बचता है? अब बचता है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए जॉब जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, टास्क एंड एक्टिविटीज, और जिसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल व्यक्ति को असाइन करते हैं और वो असाइनमेंट नहीं होता है। तो यही हमारा सही ऑप्शन है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मैन पावर प्लानिंग इज कंपलसरी फॉर? मैन पावर जो प्लानिंग है वो किसके लिए कंपलसरी है? किसके लिए कंपलसरी है? तो रिडक्शन इज इंडस्ट्रियल अनरेस्ट थ्रो करेक्ट प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है भैया, इसके लिए तो है ही है कंपलसरी। फिर टू मेक द एम्प्लॉई डेवलपमेंट प्लान्स इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। फिर टू प्रोवाइड ए सॉलिड बेस फॉर रिक्रूटमेंट, ये भी सही है। फिर अब क्या बचता है? अब तो हमारे पास वही ऑप्शन बचा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है रिक्रूटमेंट इज ए, फिर डैश है, फिर प्रोसेस। किसका प्रोसेस है? रिक्रूटमेंट जो है वो किसका प्रोसेस है? निगेटिव है, निगेटिव का प्रोसेस है, गलत है ये तो। नेचुरल प्रोसेस है, हाँ ये सही है। पॉजिटिव प्रोसेस, नहीं। नॉन ऑफ दीज, ये तो गलत ही है। नेचुरल प्रोसेस है, जो क्या है? रिक्रूटमेंट कैसा है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी सी की जगह ई लिख गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है उसमें ऑप्शन में। जब भी ऑप्शन टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इतना सारा करते हैं मेहनत आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग तो काम नहीं कर रहे हो। कुछ बढ़ाओ, कुछ काम करो, हमारा भी सहयोग करो। वैसे भी आप लोग सहयोग करेंगे ही, इतना तो मुझे पता ही है। चलिए बिना देरी किए हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसीजंस टू बी मेड वाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटजीज टू हायर? कराए विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसीजंस टू मेड, कराए कौन इनमें से कौन सा डिसीजन है टू बी मेड जो बनाया जाता है, जो लिया जाता है, वाइल जब डिवाइजिंग द स्ट्रेटजीज टू हायर, हायर करने के लिए जब हम स्ट्रेटजीज को डिवाइज करते हैं, मतलब डिवीजन करते हैं, डिविजनल करते हैं उनका, मतलब उनको अलग अलग करते हैं, तब कौन सा डिसीजन इसमें लेते हैं? तो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मेक्स कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स, करा है जियोग्राफिक मतलब भौगोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक बंटवारे के हिसाब से लेबरों को मार्केट में कंप्राइज करते हैं, जो जॉब ढूंढते हैं। सॉरी एक मिनट, ठीक, ओके, चलिए, हाँ ये कह रहा है, तो इसमें कह रहा है भौतिक भौगोलिक बंटवारे के हिसाब से मार्केट में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको करेंगे। तो भैया हाँ, उनको भी कर सकते हैं जो अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मेक और बाई एम्प्लॉयज, हाँ हम लोग बायर को जो एम्प्लॉय होते हैं उनको खरीद भी सकते हैं, एक तरीके से कंसल्टेंसी के द्वारा हायर करा सकते हैं, ठीक है। सिक्वेंसिंग द एक्टिविटीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर सिक्वेंस होना चाहिए कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। फार्म भरवाएंगे, फिर उसके बाद में टेस्ट लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिजिकल टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद में उसका नॉलेज टेस्ट करेंगे, काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एक्टिव कितना रहता है, पता चले लूज बंदा है बिल्कुल उसको
काम पे नींद आने लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द एबव है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑल ऑफ द एबव है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। चूज द मेथड विच इज नॉट टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक। जो इसमें कह रहा है कि वो मेथड बताओ जो एक क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक का जो है वो टाइप नहीं है। कौन नहीं है? एक्विजिशंस एंड मर्जर्स, गलत, ये तो है। फिर रेडियो एंड टेलीविज़न, ये भी है भैया। हम अपनी कंपनी का हायर वगैरह सब कुछ रेडियो टेलीविज़न में ऐड दे सकते हैं और हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट टेक्निक को अपना सकते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉइज़, फॉर्मर एम्प्लॉइज़ का मतलब होता है वो एम्प्लॉई जो पहले से काम कर रहा होता है और उसी का कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वगैरह कहता है कि भैया हमें भी जॉब दिला दो, तो उस जो जॉब करने आएगा जो बंदा पहले से काम कर रहा है उसके हिसाब से वो क्या होगा, वो फॉर्मर एम्प्लॉइज होगा। एडवर्टीजमेंट, ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्निक नहीं है, तो फॉर्मल एम्प्लॉयज वाला जो है वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का नहीं है, वो इंटरनल में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है तो उसी बंदे के द्वारा अगर कोई बंदा आता है कंपनी में, हायर किया जाता है उसको, तो वो फॉर्मर, वो तो इंटरनल रिक्रूटमेंट टेक्निक में आएगा। मतलब उसका तो इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा है भाई, एक आदमी तो उसका पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल की बात की जा रही है, मतलब कंपनी से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर जहाँ भी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करनी है, रिक्रूटमेंट करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, ये भी हम बाहर ही देते हैं, तो इस नोट के हिसाब से ये भी गलत ही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा सही आंसर रहेगा फॉर्मर एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये इंटरनल रिक्रूटमेंट टेक्निक में आता है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द रिसोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंडिया। कह रहा है कौन सा सोर्स है भारत में रिक्रूटमेंट का कौन सा स्रोत है? सॉरी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कह रहा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला है। हाँ भैया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल है। फिर कॉलेज कैंपस में जाके भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, होता ही है प्लेसमेंट वगैरह कॉलेज में। फिर एम्प्लॉय रेफरेंस, हाँ कोई एम्प्लॉय पहले से काम कर रहा है, वो उसके रेफरेंस से भी हम रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। फिर तो अब ऑप्शन कौन बचता है? ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब है हमारा जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूड्स। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या क्या रखता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या जुड़ता है उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में? रिसेप्शन होता है, बिल्कुल सही, रिसेप्शन तो होता ही है, बैठने के लिए रिसेप्शन होता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, ये भी होता है। एप्लीकेशन ब्लैंक, ये भी होता है भैया, एप्लीकेशन खाली होती है उसी को हम भरते हैं, फिर उसके बाद में हमारा सब काम होता है आगे। और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, जिसको भी ये जो भी एम्प्लॉयमेंट आता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, तो इसका हमारा सही आंसर जो होगा वो बनेगा, हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ दीज।
हमारा जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड। अब की बार क्या पूछा है? मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट जो है वो क्या इंक्लूड करता है? मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैकेनिकल एबिलिटी टेस्ट में मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वो ये तो करते ही हैं, फिर मैकेनिकल एबिलिटी का टेस्ट मतलब किया रह जाएगा। पेंसिल टेस्ट ये भी करते हैं। डेमोग्राफिक डायग्रामेटिक पेपर टेस्ट ये भी करते हैं। फिर इसमें तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। जो राइट आंसर है इसका वो बनेगा हमारा ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड कह रहा है। अब ये बताओ कि ट्रेनिंग कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, वो क्या काम करता है? तो एनुअल रिव्यू ऑफ ईयर्स ट्रेनिंग प्लान, हाँ ये तो करता ही है। फिर मंथली रिव्यू ऑफ बजट एंड प्लान ये भी करता है। रियल टाइम प्रीव्यू ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ये भी करता है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा जो राइट वाला वो बनेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्किल टेस्ट। इनमें से कौन सा है जो स्किल टेस्ट का टाइप है? इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हम सारे ही स्किल टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन डिसीजन टू द चूज इंडिविजुअल हु मोस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म जॉब फ्रॉम द पूल ऑफ, किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन डिसीजन इज टू चूज, जो सिलेक्शन डिसीजन के हैं वो क्या करते हैं? तो यहाँ पर कह रहा है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नहीं। क्वालिफाइड करेस्पॉन्डेंस, नहीं। फिर अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नहीं। ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो फिर राइट आंसर कौन बनेगा? डी, डी इज द राइट आंसर, नॉन क्वालिफाइड रिपोर्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे जगह पर कैंडिडेट्स, करेस्पॉन्डेंट और कैंडिडेट्स क्या है, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अब पहले ही ऑप्शन देखने से ही पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट ऑफ सेकेंड है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ, जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग किसको कहते हैं? जो एकेडमिक में हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। और जो हमें किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में हमें करवाई जाती है, कंपनी में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसको हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है, जो स्कूल में कराई जाती है, जो स्कूल में या पढ़ाई जाती है वो भी एक ट्रेनिंग ही है, लेकिन वो कौन सी ट्रेनिंग है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी, इसका आंसर भी तो देख लें। अगले क्वेश्चन पे तो जाने की बड़ी जल्दी है, हम भी थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इसमें क्या है? इसमें कहता है केस स्टडी, बिल्कुल सही बात है, हम केस स्टडी तो करते ही हैं, केस स्टडी करते हैं। रोल प्लेइंग मेथड, बिल्कुल करते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम्ड ट्रेनिंग, ये भी करते हैं। तो आंसर कौन बन गया? आंसर बन गया हमारा डी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एचआर ट्रेनिंग। किसका, कौन सा कन्वेंशनल मेथड ऑफ एचआर ट्रेनिंग, एचआर ट्रेनिंग का कौन सा कन्वेंशनल मेथड है वो बताना है। तो कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग भी है।
इंसिडेंट मेथड ये भी है, केस स्टडी मेथड ये भी है। तो इसका मतलब है हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए ये तो हुई आज की रैपिड फायर की बात, और आज का रैपिड फायर जितना हम सोचते थे उतने ही टाइम में पूरा हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगली बार मैं अपने हिसाब से बना के क्वेश्चन लाऊंगा कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, और साथ ही साथ अपने दोस्त वगैरह को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम जल्दी ही मिलते हैं आपको एक नए सीरियल के साथ, जो हमारा एक नया सीरीज होगा उसके साथ मिलते हैं। अभी तो हम मैनेजमेंट के पेपर 2 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। आज हमने ह्यूमन रिसोर्स का किया है, कल हो सकता है रिसर्च का आए, या तो फिर कम्युनिकेशन का मिलेगा। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा आता है फिर उसके बाद में हम एक दिन क्या, जैसे ही अभी लगभग होली के बाद हम क्या करेंगे कि शुरुआत से हम आपको क्लासेस देना स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक चीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो इसके लिए आप बने रहिए, और आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और जय हिंद, जय भारत।